सर आपको अतुल सुभाष वाला मामला तो पता ही होगा जी। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सोसाइटी की गलती है, इस कारण से अतुल सुभाष ने अपनी जान गंवाई। क्या आपको भी लगता है? देखिए ऐसा है कि जान पे तो अधिकार अतुल सुभाष का ही था ना। हाँ। सुसाइड करने का तो कहने निर्णय उन्होंने लिया। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में यदि कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, कुछ संघर्ष लाइफ में आता है, तमाम बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि तमाम झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लोगों को फंसाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक सुसाइड करना ये एक वास्तविक जो कहते हैं ना मर्दानगी को जो है ये इंडिकेट नहीं करती है, ये कायरता को इंडिकेट करती है। और अपने जीवन का खुद से ही नाश कर देना, इससे बड़ी कायरता का निशानी कोई नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। हाँ, ये बात तो इसमें मैं कहीं डिनाई नहीं करता हूँ कि आज जो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो फैमिली का डिस्प्यूट है, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन में जो डिस्प्यूट होता है, इसमें जो आज हालांकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट होने चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए आपके 498A हो गया, 498 दहेज उत्पीड़न का जो केस है 498A हो गया, 125 CRPC 125 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। तो इसके तहत जो भी FIR होते हैं, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को या और भी जो कोर्ट है इनको संज्ञान लेकर के इसका एक सर्वे करके और इस पे ऐसा कोई अमेंडमेंट लाया जाए, इस कानून में ऐसा बदलाव किया जाए कि जिससे निर्दोष लोग ना फंसे। आज आप देखने को आपको मिल रहा होगा, आप अभी कोर्ट में चले जाइए, चाहे किसी भी स्टेट के कोर्ट में, चाहे कड़कड़डुमा कोर्ट हो, तीसजारी कोर्ट हो, या कोई मतलब जो है मान लीजिए जो जिले लेवल का कोर्ट है, दीवानी कचहरी है, वहाँ आपको 90% से ऊपर जो मुकदमे मिलेंगे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मिलेंगे। ये आपसी जो है दंपति का विवाद मिलता है और उसमें पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इसमें ऐसा अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि मेरे से जज भी पैसे मांग रहे थे कि सेटलमेंट करा देंगे। अब ये तो देखिए, अब जज भाई जज भी पैसे मांग रहे थे सेटलमेंट करा देंगे, तो ये तो देखिए अब ये कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज जो इस मामले में जो एक दाम्पत्य जीवन का जो डिस्प्यूट होता है, जो पति पत्नी का आपस में डिस्प्यूट होता है, जो दहेज उत्पीड़न से लेकर के विवाद खड़े होते हैं, इस मामले में आज न्यायिक जो हालात है वो बहुत ही खस्ता हो चुकी है। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज वास्तव में आपको बताएं, मैं ये नहीं कहता, बहुत जगह ऐसा है महिलाएं पीड़ित हैं, लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ा झेल रहा है इस केस से रिलेटेड, वो आजकल जो है वो लड़के का परिवार और लड़के वाला झेल रहा है। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो पत्नियां हैं, वो इस कानून का दुरुपयोग करते हुए जो है वो सही से परिवार में रहना नहीं चाहती हैं, संस्कार में रहना नहीं चाहती हैं। एक जो है क्या कहते हैं कि जो एक परिवार का संस्कार है, जो अनुशासन है, उसमें ना रहना चाहती हैं। उनकी एक अलग भूख है, उनको पैसा चाहिए, उनको ऐसो आराम चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए हालांकि वो मिल नहीं पाता है लास्ट में, लेकिन बहुत लोगों को भाई मिल जाता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए वो उस कानून का सहारा लेकर के और मानवता को तार तार करते हुए लड़के के जो परिवार वाले हैं, लड़के वाले हैं, उसको प्रताड़ना देने का काम करती हैं। तो मैं यही कहता हूँ, इसमें एक चलिए केस, तमाम ऐसे केसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस केस को ध्यान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस CRPC 125 और 498 का जो है वो कानून है, इसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आज जो है, आज देखिए पहले तो यही था, पहले ये था 498 का जैसे ही FIR हुआ तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, चूँकि बहुत सारे ऐसे फर्जी केसेस हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। उसके बाद क्या कहते हैं 498 में गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उसके साथ तमाम देखिए, जब देखिए कहने का मतलब है ना कि जब आप दाम्पत्य जीवन में रहते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आप अपने पत्नी के साथ हैं, कहीं प्रेग्नेंट है, कहीं कोई बात है, कई बार मान लीजिए अबॉर्शन भाई मजबूरी हो जाती है, भाई बच्चा नहीं ग्रोथ कर पा रहा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें तमाम वो ये कहते हैं ना षड्यंत्र रच करके, जैसे मान लीजिए कि भैया वो गए एबॉर्शन कराने कि भैया कि मतलब भाई बच्चा नहीं, भाई एक होता है जानबूझ के एबॉर्शन कराना, और एक होता है कि नहीं एबॉर्शन जरूरी है, उस जरूरी एबॉर्शन कराने का रिपोर्ट बनवा दिए, पेट में बच्चा था, मार दिया, 313 लग गया।
313 10 साल से ऊपर की सजा है, और 10 साल से ऊपर की सजा में गिरफ्तारी तुरंत है। तो एक तरफ 498 लगा दिए, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिए, 313 लगा दिए, तो गिरफ्तारी तो है, फिर जेल जाना ही जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज मेरा यह कहना है कि कोई भी पत्नी यदि डोमेस्टिक वायलेंस सीआरपीसी 125 और 498 के तहत, या मतलब मुख्य जो उसका आरोप है 498 ये डोमेस्टिक वायलेंस और सीआरपीसी 125। सीआरपीसी 125 तो खैर बाद में होती है, सबसे पहले आपका जो है वो मतलब घरेलू हिंसा और जो है 498। इसके बाद क्या कहते हैं, जब ये एफआईआर हो जाता है तब 125 का हमको खर्चा चाहिए, सीआरपीसी 125 का मुकदमा होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब ये एफआईआर मतलब कंप्लेन लेकर के आते हैं, कोई भी मतलब कोई भी पत्नी की बात कर रहा हूं मैं, जब ये कंप्लेन लेकर के आती है तो यहाँ पे मेरा जो सुझाव है, चूंकि देखिए जब ये घटना हो चुकी तो कम से कम आगे ऐसी घटनाएं ना हो, तो मेरा जो सुझाव है इसमें कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि जब पत्नी अपने पति या अपने पति के परिवार वालों के खिलाफ 498 और डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर दर्ज कराती है, मतलब कंप्लेन लेकर के आती है, तो ये एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं होनी चाहिए। एफआईआर जैसे बहुत सारे ऐसे मान लीजिए एफआईआर क्या होते हैं कि भैया पहले कंप्लेन आती है और उसके बाद तमाम पुलिस को थोड़ा सस्पेंस होता है, तो पुलिस क्या करती है कि भैया ऐसा है पहले हम जांच करेंगे, और यदि आपका आरोप में कोई थोड़ी सी आरोप में कोई मजबूती दिखी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ऐसे ही 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के धारा के तहत जो कंप्लेन आती है वहाँ पे उस जो एरिया का आईओ है, पहले मुझे सुन लीजिए, उस एरिया के उस वहाँ ये कानून आना चाहिए कि एरिया का आईओ पहले उस घटना की जांच कर ले। उसने मान लीजिए कोई आरोप दिखाया कि भाई फलान दिन को हमको मारे पीटे, हमसे दहेज मांगने लगे, तो वहाँ पे भैया उस समय था कौन गवाही देने वाला है उसके पक्ष में, उन गवाहों का बयान, उन सारे चीज़ों का, समझ रहे मेरी बात को, वो पूरी जांच करके जब उस एफआईआर के साथ वो अपनी जांच सबमिट करे उस कंप्लेन के साथ, और उस जांच के आधार पे एफआईआर दर्ज हो। और इसमें एक और ला होना चाहिए कि यदि बाय द वे मान लीजिए एफआईआर हो गया, केस फाइल हो गया, केस फाइल होने के बाद मुकदमा जब दोनों पक्ष लड़ रहा है और कहीं से गवाह गलत पेश हो गए, मतलब कहीं गवाह मान लीजिए कहीं ये लगा कि नहीं पुलिस आईओ ने जो गवाहों की सूची दी, जो जांच किया वो गलत है, वो सही नहीं पाई गई, समझ रहे मेरी बात को, जांच में कहीं भी कोई गलती पाई गई, तो उस समय आईओ के साथ उसके एसएचओ, उसके एसीपी तक, मतलब एसीपी या डीएसपी लेवल जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, उससे ऊपर लेवल तक के लोगों को उसके तहत जो है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्यों कि भाई कम से कम, चलिए मानता हूँ वैसे तो पुलिस को हर मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए, लेकिन ये जो एक मामला है बड़ा संगीन मामला है, कम से कम इस दहेज से उत्पीड़न से रिलेटेड, एक दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जो मामला है, इसमें तो कम से कम आप निष्पक्षता से काम करें। तो हमारा ये मानना इसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, अदरवाइज आने वाले दिनों में जो है ये क्या कहते हैं ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आत्महत्या सबसे बड़ी कायरता है। भगवान ने 84 लाख जोनियों से, सनातन धर्म को माने तो 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और भगवान ने यदि आपको मनुष्य का जन्म दिया, ये उपहार दिया, और आपने उसको नकारते हुए आत्महत्या कर लिया, इससे बड़ा भगवान का अपमान आप कर नहीं सकते। आपका कोई जन्म नहीं सुधर सकता। ये जन्म आपने आत्महत्या करी, ये जान लीजिए कि पूरे का पूरा आप भटकते ही रहोगे, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहता हूँ, कोई आप लड़ते लड़ते कोई आपको मार दे, वहाँ मर गए तो वहाँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने खुद अपने आप को मार लिया, आत्महत्या कर लिया। इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ा भगवान का अपमान, और इससे बड़ी सजा, इससे बड़ी आपके लिए सजा नहीं कोई हो सकती है। तो आपने खुद अपने लिए सजा मोल ले लिया।